आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया। हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं। तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है। थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीत्या संक्रमित होती है आगे चल के। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से है, पर हमें वो कभी ज्ञात हुई ये ज्यादा जरूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? द वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू जी। तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, उसी के आजू बाजू में पाई गई। और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी, इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया, जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया, जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है, वहां की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में, गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगडित होती है। तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप? कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है? देखिए, पूरी दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं। और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं,
इनका जो होते हैं, इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा। अच्छा, तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से, और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं। नॉर्मल जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में। देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे? देखिए, हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है, और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का। ये थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने भी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। यह आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना, या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है। जिससे इनका जो शरीर में आप सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है। जो मेजर होता है, जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या 2 ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं? देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है। ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया। बीटा, हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोह की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने की वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा? हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है,
उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं, बच्चों में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है। कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आपने ये भी बताया, तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है। आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्ततंत्र संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो। अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं, मूल रूप से इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी। तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है? इसमें अभी देखिए जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के 2 सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के 2 जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे। पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है। अच्छा, तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो 2 क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है? क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफी ज्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज की तकलीफ होती हो या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूं तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं। अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे। देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
देखिए कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है। रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयां ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारागिर करती है। कुछ कुछ दवाइयां भी अवेलेबल है इस चीज में पर इतनी कारागिर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है। इसमें आपने बताया कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यानी ब्लड चढ़ाने कितना जरूरी होता है तो शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकारमान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है। तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है। थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है? करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है और शरीर में लोह की मात्रा ज्यादा नहीं रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रखती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पे कितना खर्चा हो सकता है। तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पे करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है। ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है? हर साल भारत में ही सिर्फ तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज है। बंबई में केईएम अस्पताल में, जेजे अस्पताल में 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है और काफी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना जरूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार
किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है। ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयां भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा? एक दो दवाइयां इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। व्हीट ग्रास जैसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली एक कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना मां के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाज ही रही है। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर। तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के बेहद करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीजें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नजर में? इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहां से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं ए बी या ओ, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक आध ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्ण को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो? यदि सक्सेसफुल हो गया तो। लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा। और बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है जिसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे आपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है। तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए ब्लड संक्रमण तो हो गया ये किस्सा, जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है। उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है।
90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है, ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट्स से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में, और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है? जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है, अगर इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, अगेंस्ट थैलेसीमिया करके एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बम्बई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है। माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन, नगर, कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए? जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाए, जो है मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोहो कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगडित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है। अच्छा, जहां तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयां, जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है? दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयां चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से होता है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां है इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप दिखा है जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपनी इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे। हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे। जरूर, मैं भी यही चाहूंगा। फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं। कि वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हर एक की लड़ाई है, हर एक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से मैं करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम? देखिए कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है जी। मेन ये चीज सीखना जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना। अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया और उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रैटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है
उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है। हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है। जी जी। अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहां पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है जी। अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं। अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में? देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए। वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशंस पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी की गई। तो उसकी वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं, उसकी तो इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त पे उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो। समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है? देखिए, अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाए जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का। मैंने गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहां का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है? पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले
तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा, वो जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा। अगर समझो आधी बीमारी है, एक में नहीं है, तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है। दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगडित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो। तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है, तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो। और डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं? देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगडित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगडित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है। बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे। अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का दीवार। इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए, हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे? जब मैंने हिमेटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा। देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निगलेक्ट मत कीजिएगा। इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं। बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और
हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया राजेंद्र जी। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।